हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी जो हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो रेनेसा पे आधारित है। रेनेसा के रिगार्डिंग हमने 57 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और आगे के जो क्वेश्चन है यानी 58 नंबर से उनकी प्रैक्टिस हम आज करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच सेंचुरी आर discontent and revolt against the Pope Church has been started in England। इसमें हमें बताना है कि किस सेंचुरी में इंग्लैंड में पोप चर्च के विरुद्ध असंतोष और विद्रोह हुआ। डिसकॉन्टेंट का मतलब है असंतोष एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द पोप चर्च हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंग्लैंड। ऑप्शन है 13th सेंचुरी, ऑप्शन बी 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 14th सेंचुरी। जो मिडिल एज चर्च रहे हैं यानी 14th सेंचुरी के चर्च रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से करप्शन फैल गया था, यानी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा था। तो चर्च के व्यापक भ्रष्टाचार ने जॉन वाइक्लिफ और जॉन हुस रहे हैं इनके जैसे सदस्यों को, समाज सुधारकों को या धार्मिक संप्रदायों को जन्म दिया और इन सभी लोगों ने मिलके जो ये जॉन वाइक्लिफ रहे हैं एंड जॉन हुस रहे हैं, बोगो मिल्स एंड कैथर्स, इन सभी लोगों ने मिलकर जो चर्च में व्याप्त करप्शन रहा है उसके खिलाफ ये डिसकॉन्टेंट रहे यानी असंतुष्ट रहे और उसके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, हु फर्स्ट अटैक द पैपसी एंड द प्रिवेलिंग करप्शन इन चर्च। ऑप्शन है चौसर, जॉन वाइक्लिफ, पोप या फिर फस्टस। फस्टस इन द सेंस डॉक्टर फस्टस। तो अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा वही चीज़ यहाँ जो ये 59 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किसने अटैक को स्टार्ट किया पेप्सी जो थी उसके खिलाफ, यानी उसमें जो करप्शन चल रहा था उसके खिलाफ फर्स्ट अटैक किसने किया, यानी जो पहला आक्रमण था वो किसने किया। ऑप्शन है चौसर ने या फिर पोप ने या जॉन वाइक्लिफ ने या फिर डॉक्टर हॉस्टस ने। तो अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें जाना कि जो जॉन वाइक्लिफ रहे हैं इन्होंने ही सबसे पहला रिवोल्ट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द पोप चर्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन वाइक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। यानी कि जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो रहा है यानी सुधार आंदोलन, उसके मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा किसको कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ को या फिर विलियम शेक्सपियर को, डॉक्टर फस्टस या फिर मार्लो को। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी किस पर्सन को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। रिफॉर्मेशन के सुबह का तारा यानी सुधार के जो सुधार आंदोलन था उसका जो है सुबह का तारा किसको कहा जाता है,
ये इस क्वेश्चन में है और आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जॉन वाइक्लिफ रहे हैं इनको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इवनिंग स्टार किस चीज़ का कहा जाता है? तो वाइक्लिफ वॉज अकॉर्डिंगली कैरेक्टराइज्ड एज द इवनिंग स्टार ऑफ स्कॉलास्टिसिज्म। जो स्कॉलास्टिसिज्म रहा है उसका उस इवनिंग स्टार जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। एंड साथ ही साथ इंग्लिश रिफॉर्मेशन का जो है मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और ये सबसे पहले कब कहा गया और किसने कहा? तो दिस एपिथेट यानी ये जो एडजेक्टिव है, एपिथेट है, ये फर्स्ट टाइम यूज्ड किया गया 16th सेंचुरी में। और किसने यूज़ किया? तो एक हिस्टोरियन रहे हैं, हिस्टोरियन एंड कंट्रोवर्शियलिस्ट यानी एक इतिहासकार और विवादास्पद रहे हैं जॉन वेल। इन्होंने इस एडजेक्टिव को फर्स्ट टाइम 16th सेंचुरी में यूज़ किया। और कहाँ पे यूज़ किया? तो अपने एलास्टिसिज्म कहाँ पे यूज़ किया? एलेस्ट्रियम मेओरिस ब्रिटानिया स्क्रिप्टोरम, ये इनकी एक रचना रही है जिसे वेसल कहा जाता है और ये 1548 में आई। इसी में इन्होंने इस एपिथेट को यूज़ किया यानी मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इवनिंग स्टार। ये जो एडजेक्टिव रहे हैं ये जॉन वेल ने फर्स्ट टाइम जॉन वाइक्लिफ के लिए यूज़ किया। क्लियर फ्रेंड्स? तो बात अगर मॉर्निंग स्टार की हो रही है एंड इवनिंग स्टार की हो रही है तो साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा किसे कहा जाता है। यहाँ पे बात मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन की अगर हो तो जॉन वाइक्लिफ, लेकिन अगर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा की बात की जाए तो वो कहा जाता है जॉफ्री चौसर को। तो इन दोनों एडजेक्टिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जॉफ्री चौसर एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ। आई होप बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। व्हाट इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ? जो जॉन वाइक्लिफ के जो फॉलोअर्स रहे हैं यानी उनके अनुयायी जो रहे हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा टर्म है जो जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये है जॉनी, ऑप्शन नंबर बी है लोलार्ड्स एंड ऑप्शन नंबर सी है लूलार्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर बी है लोलार्ड्स। तो जो जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी रहे हैं यानी फॉलोअर्स रहे हैं उनको लोलार्ड्स क्यों कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ के अनुयायियों को 15th और 16th सेंचुरी में उनके रूढ़िवादी जो उनकी सोच रही है, रूढ़िवादी समकालीनों द्वारा अपमानजनक रूप से लोलार्ड कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है विच इंग्लिश किंग पैट्रोनाइज्ड प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड? कौन सा
इंग्लिश किंग था जिसने प्रोटेस्टेंट जो धर्म रहा है उस धर्म को संरक्षण दिया? यानी किस इंग्लिश किंग ने इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को संरक्षण दिया? ऑप्शन नंबर ये है हेनरी फिफ्थ, या फिर हेनरी सिक्स्थ, हेनरी सेवन्थ, या हेनरी एट्थ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी एट्थ। जो हेनरी एट्थ रहा है इसको इंग्लिश रिफॉर्मेशन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। हेनरी एट्थ 1509 टू 1547 में अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा थे। यानी 1547 में इसकी डेथ हो जाती है और ये अपनी डेथ तक इंग्लैंड का किंग रहा। हेनरी को आमतौर पर जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन की शुरुआत है उसको करने का यानी शुरुआत करने का श्रेय जाता है, और जो इंग्लैंड को कैथोलिक देश से प्रोटेस्टेंट देश में बदलने की प्रक्रिया है। तो ये सुधार आंदोलन क्या है? कैथोलिक देश से प्रोटेस्टेंट यानी कैथोलिक को प्रोटेस्टेंट में बदलने की एक प्रक्रिया है, और इसकी शुरुआत का जो श्रेय है वो हेनरी एट्थ को जाता है। इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को पोप के अधिकार से अलग कर दिया, और इन्होंने खुद को यानी जो हेनरी एट्थ था इसने खुद को चर्च ऑफ इंग्लैंड को सुप्रीम प्रमुख नियुक्त किया, और जो कॉन्वेंट एंड मठ थे उनको कॉन्वेंट और मठों को भंग कर दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि इसी के लिए इसे बहिष्कृत कर दिया गया। यानी ये जो किंग एट्थ थे इनको बहिष्कृत कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। व्हाई हेनरी एट्थ ब्रोक विथ रोमन कैथोलिक चर्च? जो हेनरी एट्थ था इसने रोमन कैथोलिक चर्च को क्यों छोड़ दिया, यानी इससे जो रोमन कैथोलिक चर्च था इसे क्यों अपने नाते को तोड़ लिया, क्यों छोड़ दिया? ऑप्शन है he did not allow king a second marriage, it did not allow king a third marriage, it did not allow king a fourth marriage, and it did not allow king a fifth marriage। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही है। इट डिड नॉट अलाउ किंग अ सेकेंड मैरिज। जो ये किंग एट्थ था ये सेकेंड मैरिज करना चाहता था, बट रोमन कैथोलिक चर्च इसे अलाउ नहीं करता था, तो इस वजह से इसने रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है व्हाई हेनरी एट्थ वांटेड टू डू सेकेंड मैरिज? जो हेनरी एट्थ था यानी हेनरी अष्टम था, आठवां था, वो सेकेंड मैरिज क्यों चाहता था? क्या रीज़न था? ऑप्शन नंबर ए है फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी फॉर अ फीमेल चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी फॉर अ मेल चाइल्ड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है फॉर अ मेल चाइल्ड। तो ये जो हेनरी एट्थ रहा है इसने टोटल 6 मैरिजेस करी, यानी 6 शादियों के लिए ये जाना जाता है, और इसकी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी वो कैथरीन के साथ हुई थी। कैथरीन जो एरागॉन की थी, और उसका कोई मेल चाइल्ड नहीं था, इस वजह से वो सेकेंड मैरिज करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर हेनरी एट्थ ब्रोक रोमन कैथोलिक कंप्लीटली? किस ईयर में हेनरी एट्थ ने पूरी तरीके से रोमन कैथोलिक को छोड़ दिया?
ऑप्शन नंबर है 1535, 1536, 1537 या 1538। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी 1536। तो हेनरी एट्थ और संसद ने 1534 में एक अधिनियम पारित किया जिस अधिनियम का नाम था एक्ट ऑफ सुपरमेसी, यानी सर्वोच्चता अधिनियम। इस अधिनियम ने राजा को इंग्लैंड के चर्च पर पृथ्वी का एकमात्र सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया। उन्होंने अंग्रेजी में बाइबिल के निर्माण और मुद्रण की अनुमति दी। पोप के पास अब जो पोप था उसके पास अब इंग्लैंड में धर्म का कोई शक्ति या प्रभाव नहीं था। सारा जो शक्ति या प्रभाव था वो इंग्लैंड के राजा के पास था। जो परिवर्तन चाहते थे जो लोग, तो उन परिवर्तन का विरोध करने वाले, जो ये परिवर्तन हुआ कि सारा शक्ति और जो कुछ भी प्रभाव था वो सब जो चर्च का प्रभाव था या चर्च की जो शक्तियाँ थी वो सब कुछ इंग्लैंड के किंग के पास चली गई और किंग को सर्वोच्च प्रमुख घोषित कर दिया गया। तो इस परिवर्तन का जो ये परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन का जो लोग विरोध करने वाले थे उन चर्च के नेताओं को हटा दिया गया और कुछ को मार दिया गया या फिर इंग्लैंड से दूर देशों में वो लोग खुद ही भाग गए। चर्च ऑफ इंग्लैंड के रोम से अलग होने से सैद्धांतिक भ्रम और विवाद की अवधि शुरू हो गई, क्योंकि रूढ़िवादी और सुधारवादी दोनों ने चर्च की दिशा का आकार देने का प्रयास किया। जो रूढ़िवादी लोग थे और जो सुधारवादी लोग थे, दोनों ने ही अपने अपने हिसाब से चर्च को चलाने की कोशिश की। तो इस वजह से क्या हुआ, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो पूर्व वाले लोग थे वो पोप के बिना कैथोलिक धर्म, और जो बाद वाले थे वो प्रोटेस्टेंट के रूप में थे। ईसाई जो शांति और एकता स्थापित करने के प्रयास में जो दो गुटों में विवाद शुरू हुआ, उसकी शांति के लिए, यानी ईसाई शांति के लिए और एकता स्थापित करने के प्रयास में जुलाई 1536 में एक सम्मेलन किया गया। एक पादरी सम्मेलन द्वारा 10 लेखों को इंग्लिश चर्च के पहले पोस्ट पोपल सैद्धांतिक बयान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Wycliffe's Bible is the name now given to a group of Bible translations into Middle English that were made under the direction of John Wycliffe. These translations appeared over a period from approximately जॉन वाइक्लिफ की जो बाइबल थी, अब मध्य अंग्रेजी में बाइबल अनुवादों के एक समूह को नाम दिया गया जो जॉन वाइक्लिफ के निर्देशन में दिए गए थे। ये अनुवाद जो ट्रांसलेशन था, ये अनुवाद 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध से प्रकाशित हुए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो वाइक्लिफ की बाइबल अब मध्य अंग्रेजी के बाइबल अनुवादों के एक समूह को दिया गया नाम है जो जॉन बाइबल के निर्देश में दिए गए हैं। ये अनुवाद किस सदी के उत्तरार्ध से प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन नंबर ये है 1382 to 1395, ऑप्शन बी है 1375 to 1380,
ऑप्शन नंबर सी है 1370 टू 1380 या ऑप्शन डी है 1380 टू 1390। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है 1382 to 1395। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो जॉन वाइक्लिफ की बाइबिल अब मध्य इंग्लिश में बाइबिल अनुवादों के एक समूह को दिया गया नाम है एंड जो जॉन वाइक्लिफ के निर्देशन में दिए गए थे, ये बाइबिल अनुवाद लोलार्ड आंदोलन की मुख्य प्रेरणा या मुख्य कारण थे, जो एक पूर्व सुधार आंदोलन था, एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कई विशिष्ट शिक्षाओं को खारिज कर दिया था। लोलार्ड मूवमेंट, a pre-reformation movement that rejected many of the destructive teachings of the Roman Catholic Church। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। लोलार्डी ऑल्सो नोन एज लोलार्डिज्म और द लोलार्ड मूवमेंट was a proto-Protestant Christian religious movement that existed from the mid-14th century until the 16th century English Reformation. It was initially led by a Roman Catholic theologian who was dismissed from the University of Oxford in 1381 for criticism of the Roman Catholic Church। लोलार्डी, जिसे लोलार्डिज्म या लोलार्ड आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म आंदोलन था जो 14th सेंचुरी के मध्य से 16th सेंचुरी के अंग्रेजी सुधार यानी इंग्लिश रिफॉर्मेशन तक अस्तित्व में था, यानी कि 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी के इंग्लिश रिफॉर्मेशन तक अस्तित्व में था। इसका जो नेतृत्व है ये शुरू में रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्री ने किया था, जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या ऑक्सफोर्ड से बर्खास्त कर दिया गया था 1381 में कैथोलिक चर्च की आलोचना के लिए। तो यहाँ पे बताना है कि वो कौन से रोमन कैथोलिक चर्च धर्मशास्त्री थे जिन्होंने 1380 में कैथोलिक चर्च की आलोचना की और इस आलोचना के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से बर्खास्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है जॉन वाइक्लिफ, ऑप्शन नंबर बी है विलियम टेंडल और ऑप्शन नंबर सी है जॉन गोवर, ऑप्शन नंबर डी है जॉन गे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन वाइक्लिफ। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। पियर्स प्लोमैन रिटन century 1370 to 1390 is a Middle English allegorical narrative poem by William Longland, William Tyndale, विलियम जॉन गोवर या फिर जॉन गे। जो पियर्स प्लोमैन एक एलिगोरिकल नरेटिव पोयम है और ये मिडिल एज में लिखी गई 1370 टू 1319 के बीच में, और इसको किसने लिखा ये हमें बताना है, यानी इस जो नरेटिव पोम है इस पोम के राइटर कौन थे ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है
विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड ने पियर्स प्लोमैन नरेटिव पोम को नरेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। Sir Gawain and the Green Knight is a late 14th century Middle English. Sir Gawain and the Green Knight is a late 14th century Middle Age। ये जो सर गॉविन एंड ग्रीन नाइट है, ये क्या है जो लेट 14th सेंचुरी मिडिल एज के लेट 14th सेंचुरी में लिखी गई। तो ये एक ड्रामेटिक रोमांस है या चिवलरिक रोमांस है या फिर मोक एपिक है या फिर बैलेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक चिवेलियर रोमांस है और ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ली मॉर्टी डी अर्थर is a 15th century Middle English prose reworking by dash of tales about the legendary King Arthur। तो ये जो ली मॉर्टी डी अर्थर प्रोज वर्क है 15th सेंचुरी का, मिडिल इंग्लिश के 15th सेंचुरी का ये एक प्रोज वर्क है। तो इसमें किस के द्वारा जो टेल्स है अबाउट लीजेंडरी किंग अर्थर, जो किंग अर्थर के जो कहानी है वो किसके द्वारा बताई गई है, किसके द्वारा रिवर्क की गई है। ऑप्शन नंबर ए है सर थॉमस मैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है विलियम टेंडल, ऑप्शन नंबर सी है जॉन गोवर एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन गे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर थॉमस मैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर थॉमस मैलोरी was an English writer and author or compiler of Le Morte d'Arthur, the classic English language chronicle of the Arthurian legend published by William Caxton in 1485। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। लिटर्जी refers to the customary public worship performed by a religious group। Liturgy prayers were performed by ऑप्शन ए कॉमन पीपल, ऑप्शन बी चर्च पीपल, ऑप्शन सी रॉयल पीपल एंड ऑप्शन डी कोर्टियर्स। जो लिटर्जी प्लेस थे वो कहाँ पे परफॉर्म्ड यानी किसके द्वारा परफॉर्म्ड किए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा चर्च पीपल, यानी ये चर्च के लोगों के द्वारा लिटर्जी प्लेस परफॉर्म्ड किए गए थे। तो यहाँ पे हमने 73 टोटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रेनेसा के ड्यूरेशन में यानी रेनेसा के टाइम पे जो मिरेकल प्लेस रहे हैं या जिन्हें हम मिस्ट्री प्लेस कहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।